हाय फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त एस के मिश्रा आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन परिवार पे आपका स्वागत करता हूं। तो मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, पॉलिटी ही हमारा सब्जेक्ट है जो कि जीएस का एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। जीएस में आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं। आप हिस्ट्री है, अब हिस्ट्री को आप जैसे डिवाइड करते हैं तो 3 पार्ट हिस्ट्री का हो जाता है, जियोग्राफी में 2 पार्ट हो जाते हैं, वर्ल्ड जियोग्राफी, इकोनॉमी। साइंस में आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ते हैं, इन्वायरमेंट, करेंट, जो भी मुद्दे हैं। देखिए, जीएस का खंड बहुत ही बड़ा है, तो होगा कि आप सारी चीज़ों को सांस लेके मत पढ़ा करिए। आप जो है जीएस के 2 टॉपिक ले लीजिए या 2 सब्जेक्ट ले लीजिए, उसको आप पूरा करिए, 1 महीने आप उसी को पढ़िए, फिर आप दूसरे सेक्शन में आप जा सकते हैं। तो इसी क्रम में आप सारी चीज़ एक साथ लेके मत चला करिए। पहले आप अब जैसे मैं यहाँ पॉलिटी लेके आप लोगों को लाया हूँ, तो मेरा प्रयास है कि एक ही वीडियो में आपको सारी चीज़ें ऐसी मिल जाएंगी जहाँ से आपके क्वेश्चन बनने लगे। और आप वीडियो देखने के बाद आप अपने टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन करने का प्रयास किया करिए कि प्रश्न वहाँ से आपको मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, या जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है वो आपको कहीं मिल रहा है, आपसे क्वेश्चन बन पा रहे हैं कि नहीं बन पा रहे हैं। और एक देखिए महत्वपूर्ण बात मैं फिर से दोहरा सकता हूँ कि आप वैकेंसी का इंतजार मत करिए मित्रों, क्योंकि वैकेंसी का कोई भरोसा नहीं, जब भी आ जाएगी तो आपको समय नहीं मिलेगा। तो मैं चाहता हूँ कि जब भी वैकेंसी आए उस समय आप रिवीजन पे रहें। किस पे रहें? रिवीजन पर रहें। सब्जेक्ट में आपको पढ़ने के लिए कुछ नहीं बचा रहे हैं। सब्जेक्ट में केवल आपको पढ़ना क्या रहेगा, केवल आपको रिवीजन करना रहे और करंट पढ़े रहें। रिवीजन और करंट, बस यही चीज़ आपको बचा रहे। तो वो तभी पॉसिबल है जब आप शुरू से चीज़ों को पढ़े रहेंगे और लगातार आप मेहनत करते रहेंगे। तो ज़्यादा समय न लेते हुए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। पॉलिटी का एक छोटा सा टॉपिक आज आपके लिए फिर नीति निर्देशक तत्व, तो जैसा कि आप स्क्रीन पर आपके डिस्प्ले हो रहा है, आप देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि नीति निर्देशक तत्व तो होता क्या है। तो देखिए, नीति निर्देशक तत्व तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से भी बहुत सारे प्रश्न बन के निकल कर सामने आते हैं और ये बहुत बड़ा खंड नहीं है, तो इसको हम लोग यही एक ही वीडियो में कवर करने का प्रयास करते हैं। देखिए, नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व क्या लिखा है? ये लिखा है डीपीएसपी, लिखा है आपके सामने, ये डीपीएसपी है। डीपीएसपी को ही नीति निर्देशक तत्व कहा जाता है। डीपीएसपी को ही नीति निर्देशक तत्व कहा जाता है। मतलब ये हिंदी वर्जन है, वो इंग्लिश में आपके शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, जिसका मतलब होता है कि ये है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ, ये है स्टेट पॉलिसी। क्या है मित्रों? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसी को जो है आप नीति निर्देशक तत्व के नाम से जानते हैं। यही इसका इंग्लिश फुल फॉर्म है, आप देख सकते हैं। तो चलिए, समय न नुकसान करते हुए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, नीति निर्देशक तत्व तो पहली चीज, तो पहला क्वेश्चन जो निकल कर आ गया, सारे चीज़ों पर आप ध्यान से गौर करती रहे, क्योंकि एक एक क्वेश्चन देखिए कितनी बारीकी से निकल कर सामने आता है, वो आप लोग जो है उसको कर नहीं पाते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन कि नीति निर्देशक तत्व की चर्चा भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो आप बता सकते हैं कि भाग 4। देखिए मित्रों, पहला क्वेश्चन निकल कर कि नीति निर्देशक तत्व किस भाग में? भाग 4। फिर अगला क्वेश्चन, नीति निर्देशक तत्वों की चर्चा संविधान के किस आर्टिकल में या कहाँ से कहाँ तक की गई है? तो आप बता सकते हैं आर्टिकल 36 से 51, मतलब 36 से लेके 51 में जो दर्शाया गया है वो नीति निर्देशक तत्वों के बारे में ही दर्शाया गया है। अगला क्वेश्चन कि नीति निर्देशक तत्व जो है, देखिए जो भारत का संवैधानिक विकास प्रारंभ हुआ, भारत का संवैधानिक विकास आप देखेंगे वहाँ से ही चीज़ें संविधान के बनने की प्रक्रिया शुरू होती है। तो होता क्या है, संवैधानिक विकास आपको देखिए पढ़ाया जाएगा। उसके बाद देखिए, भारतीय संविधान बनाते समय कुछ विदेशी स्रोत भी लिए गए थे। विदेशी स्रोत, कई देशों के संविधान का अध्ययन किया गया, वहाँ से जो भी चीज़ें अपने देश के संविधान निर्माताओं को अच्छी लगी, उन्होंने उसको अपने संविधान में समाहित किया कि जिससे कि ये एक बेहतरीन संविधान दुनिया का बन सके। तो विदेशी स्रोतों के ही क्रम में जो नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया वो आयरलैंड के संविधान से किया गया, आयरिश संविधान से लिया गया। कहाँ से? आयरलैंड से। क्वेश्चन अगर बना कि नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए, तो आप बता सकते हैं कि आयरलैंड से लिया गया। अब देखिए दोस्तों, कोई भी चीज़ होता है तो उसकी एक उद्देश्य होती है, संकल्पना होता है, उसका कारण क्या है उसके पीछे, कि नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने का आखिर क्या रीजन बना। तो आइए इसके उद्देश्य पे एक नज़र डालते हैं। उद्देश्य क्या था इसका, उसको देखिए आप। उद्देश्य देखिए इसका क्या बताता है कि देश में वास्तविक रूप से सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करना, अर्थात लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। किसकी स्थापना? जो लोक कल्याणकारी राज्य हैं, वेलफेयर स्टेट बनाना। लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को शामिल करना ही नीति निर्देशक तत्वों का मुख्य उद्देश्य था। देखिए, यहाँ से आपके आईएएस में जो है क्वेश्चन बन चुका है कि नीति निर्देशक तत्वों का वास्तविक काम क्या है, तो आप बता सकते हैं सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। नेक्स्ट देखिए क्या है, जो संवैधान निर्माताओं थे
ये दूसरे देश के संविधान से लिया गया, अभी आपने देखा। इसमें कुछ कमियां थी और कुछ विशेषताएं थी। तो कमियां और विशेषताएं दोनों को मिलाते हुए कुछ लोगों ने अपने वक्तव्य जारी किए, जो कथन या जिसको आप कोटेशन बोलते हैं। इसमें देखिए कोटेशन में आप बहुत ज़्यादा बदलाव कर नहीं सकते हैं। तो देखिए कुछ महत्वपूर्ण कोटेशन या कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों ने नीति निर्देशक तत्वों के बारे में क्या कहा, हम उसको आइए देखते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके निकल के आते हैं। देखिए पहला नाम है केटी शाह का। पहला नाम केटी शाह। केटी शाह ने क्या कहा, यह एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर निर्भर करता है। बैंक की इच्छा पर निर्भर करता है। कहीं कहीं आपको मिलेगा कि बैंक अपनी सुविधानुसार उसका भुगतान करता है। या तो लिखेगा कि बैंक जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर निर्भर करता है, या लिखेगा बैंक अपनी सुविधा अनुसार उसका भुगतान करता है। ये किसने कहा, केटी शाह ने कहा। आप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करते रहिएगा। केटी शाह ने कहा। सेकंड आइए देखते हैं क्या है। टीटी कृष्णमाचारी। टीटी कृष्णमाचारी ने नीति निर्देशक तत्वों को क्या कहा, भावनाओं का एक अस्थायी कूड़ा घर। क्या कहा, भावनाओं का एक अस्थायी कूड़ा घर। उसी क्रम में आगे देखिए केसी हुएर ने क्या कहा कि लक्ष्य एवं आकांक्षाओं का घोषणा पत्र। क्या कहा, लक्ष्य एवं आकांक्षाओं का घोषणा पत्र किसको कहा, नीति निर्देशक तत्वों को कहा। देखिए के एम पणिक्कर जी ने क्या कहा, आर्थिक क्षेत्र में समाजवाद लाना। आर्थिक क्षेत्र में समाजवाद लाना, ये किनका कथन है, के एम पणिक्कर जी का। नेक्स्ट देखिए क्या है, कुछ और विद्वानों ने इसके बारे में अपनी राय व्यक्त की। उसमें हम लोग देखते हैं और किसका नाम है, भीमराव अम्बेडकर जी। उसके बाद भीमराव अम्बेडकर ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि भारतीय संविधान की अनोखी विशेषता बतलाई। क्या बतलाई, भारतीय संविधान की अनोखी विशेषता बतलाई। आइवर जेनिंग्स देखिए, ये भी बहुत बड़े आलोचक या समर्थक या लेखक, चाहे जो आप कह सकते हैं संविधान के क्रम में। देखिए इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कर्मकांडी आकांक्षा बताई। नीति निर्देशक तत्वों को इन्होंने कर्मकांडी आकांक्षा बताई। उसके बाद देखिए ग्रेनविल ऑस्टिन, ये इंपॉर्टेंट, आप इसको याद रखिए। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने संविधान की आत्मा कहा। इन्होंने संविधान की आत्मा कहा। और क्या कहा, सामाजिक क्रांति का दस्तावेज। सामाजिक क्रांति का दस्तावेज। अब आप लोग ये समझिए कि इन सब चीज़ों की जरूरत आपको कहाँ पड़ेगी। देखिए जब आप अगर यूपीएसआई में क्वेश्चन अगर आता है या वनडे एग्जाम में, तो डायरेक्ट आपको ये पूछ सकता है कि संविधान की आत्मा जो है नीति निर्देशक तत्वों को किसने कहा, तो ग्रेनविल ऑस्टिन, एक लाइन उत्तर आप लगा सकते हैं। लेकिन अगर सिविल में ही चीज़ आएंगी तो एक तरफ जो है नाम दे देगा, अब एक तरफ जो आपका ये कोटेशन दे वक्तव्य दे देगा। अब आपको इसको मिलान करना रहेगा। एक साइड आपकी या एक तरफ आपकी ये कथन रहेंगे और दूसरे तरफ ये नाम रहेंगे, जो भी नाम दिए गए हैं ये नाम रहेंगे। तो आपको जब चीज़ें याद रहेंगी तभी आप वहाँ इन सब चीज़ों को मिलान कर सकते हैं। न पूरा तो कम से कम 2, 3, 4 को तो आप याद ही कर लीजिए और बाकी टेक्स्ट बुक का अध्ययन आप लगातार करते रहिए। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। तो आपने देखा कि किन किन विद्वानों ने नीति निर्देशक तत्वों को क्या क्या कहा। अब हम चलते हैं कि आर्टिकल 36 से 51 में नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं। अब वो कहता क्या है, पूरे आर्टिकल हम यहाँ देखते हैं एक एक करके। देखिए अनुच्छेद 36 और 37, अनुच्छेद 36 और 37 इन दोनों को कंबाइन रूप से इनका काम क्या है। देखिए अनुच्छेद 36 और 37 आपको क्या बताएगा, नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति बताएगा। क्या बताएगा, ये नीति निर्देशक तत्वों की आपको प्रकृति बताएगा, नेचर उसका क्या है, या डीपीएसपी का नेचर क्या है वो आपको कहाँ देखने को मिलेगा, आर्टिकल 36 और 37 में। आइए देखते हैं 36 है क्या, अनुच्छेद 36 नीति निर्देशक तत्वों के बारे में पहला आर्टिकल जो है 36 से 51 हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। 36 से 51 है क्या, उसी क्रम में पहला अनुच्छेद देखिए। पहला अनुच्छेद में क्या है, राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा देखिए, जो स्टूडेंट हमारा पहला वीडियो देखे होंगे फंडामेंटल राइट वाला, मूल अधिकार वाला में 12 से 35 में, जहाँ मैंने 15 और 16 हमको पढ़ाना था, वहाँ पे 15 और 16 उसके पहले मैंने राज्य को परिभाषित किया था अनुच्छेद 12 में के अनुसार। देखिए राज्य कौन होता है, अब उसको समझ लीजिए पहले कि राज्य वही होगा जिसमें संघ की संसद शामिल होगी, संघ की सरकार शामिल होगी, राज्य विधानमंडल शामिल होगा, राज्य की सरकार शामिल होगी, स्थानीय प्राधिकारी एवं अन्य प्राधिकारी। बाकी ऊपर के तो आप समझ रहे हैं, इन दोनों का मतलब यह है कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होती हैं, जो गवर्नमेंट बॉडीज होते हैं, जो गवर्नमेंट बॉडी या एम्प्लॉय होते हैं, उनके संदर्भ में ये बात कही जाती है। देखिए राज्य में यही 6 चीज़ शामिल होंगे। इनके अलावा अगर राज्य में पूछता है कि इनके अलावा अगर राज्य में शामिल क्या होगा, तो आप बता सकते हैं इनके अलावा राज्य में कुछ नहीं शामिल। यही 6 चीज़ें ऐसी हैं जो कि राज्य में शामिल हैं, आप इसको
देखते रहिए। तो आर्टिकल 36 में आप क्या बता सकते हैं? परिभाषा वही है जो अनुच्छेद 12 में दी गई है, मतलब 12 और 36 एक ही है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं क्या है। अनुच्छेद 37 देखिए क्या कहता है। 37 देखिए, अनुच्छेद 37 में कहा गया कि राज्य का यह कर्तव्य है कि अपने उपलब्ध संसाधनों, देखिए नीति निर्देशक तत्व जो है ये राज्य के लिए एक निर्देश का काम करते हैं कि राज्य को ऐसा करना चाहिए, राज्य को ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। ये एक निर्देश है, कोई बाध्यता नहीं है, ये एक निर्देश है। तो देखिए कैसे, अनुच्छेद 36 कहता क्या है कि राज्य का यह कर्तव्य है कि अपने उपलब्ध संसाधनों, जो भी उसके पास अवेलेबल रिसोर्सेस हैं उसके आधार पर उपलब्ध संसाधनों के अनुरूप विधि बनाते समय, कानून बनाते समय इसमें निहित तत्वों को शामिल करें, परंतु यह किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन यही है आपकी, यह किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं। नीति निर्देशक तत्व जो है आपका, ये जो है ये किसी भी न्यायालय द्वारा इन्फोर्सेबल नहीं है। अर्थात आप ये कह सकते हैं कि न्यायालय इसको लागू करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता, न्यायालय इसको लागू करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता, क्योंकि ये केवल निर्देश है, राज्य को ऐसा करना चाहिए। अब वो राज्य की इच्छा पर निर्भर करेगा कि राज्य ऐसा करता है कि नहीं करता है, इसके लिए न्यायालय इसको बाध्य नहीं कर सकता। इसीलिए कहा जाता है कि किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं। प्रवर्तनीय का मतलब यह है कि ये किसी भी न्यायालय द्वारा इन्फोर्सेबल नहीं। डीपीएसपी इज नॉट इन्फोर्स्ड बाय जुडिशरी, इसका मतलब यही है। देखिए नेक्स्ट क्या है, आपने 37 देखा, क्वेश्चन यहीं से निकल कर आएगा कि क्या नीति निर्देशक तत्व तो न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है या नहीं। तो आप जान सकते हैं कि न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। नेक्स्ट देखिए क्या है, देखिए अनुच्छेद 38 के बारे में पहला क्वेश्चन। आप जो है आर्टिकल 38 शुरू करते हैं और यहाँ से चीज़ें पढ़ना शुरू करते हैं जो भी उसके अंदर दी गई रहती हैं। अगर पूछेगा कभी भी कि सामाजिक क्रांति का दस्तावेज किस अनुच्छेद को कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन यहाँ से आपके पूछा गया है, पूछा जा सकते हैं कि सामाजिक क्रांति का दस्तावेज किसका, सामाजिक क्रांति का दस्तावेज किसे, तो आप बता दीजिए कि आर्टिकल 38 को, अनुच्छेद 38 को दो है सामाजिक क्रांति का दस्तावेज कहा जाता है। देखिए 38 के दो खंड हैं, तो पहला खंड क्या कहता है उसको देखिए। एक क्वेश्चन आप यहाँ इसको देखते रहिएगा कि राज्य लोक कल्याणकारी, देखिए राज्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करे जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय शामिल हो। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय शामिल हो। पहला आपने देखा सामाजिक क्रांति का दस्तावेज, 38 के फर्स्ट में आप देख रहे हैं कि राज्य जो है ऐसे कल्याणकारी राज्य की स्थापना करेगा जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित हो। देखिए क्वेश्चन कहाँ से कोरिलेट होता है, जब आप प्रियम्बल पढ़ेंगे, जब आप भारतीय प्रस्तावना पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, जब आप प्रस्तावना पढ़ेंगे तो ये तीन शब्द जो दिए गए हैं ये आपको वहां भी देखने को मिलेगा। अब प्रश्न देखिए, कूट वाले कथन वाले क्वेश्चन कैसे बनते हैं, दो चीजों को मिक्स करके क्वेश्चन बनाएगा। अब पूछेगा कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात संविधान में कहाँ की गई है। अब वहां ऑप्शन देगा प्रस्तावना में, डीपीएसपी में, किसमें, प्रस्तावना में, माफ करिएगा, प्रस्तावना में दे देगा, डीपीएसपी मतलब नीति निर्देशक तत्वों में दे देगा। उसके बाद देगा कि अगर ये ए हम इसको क्रमांक दे दें, इसको बी दे दें, और उसके बाद सी में ऑप्शन देगा कि ए और बी दोनों में या इनमें से कोई नहीं। अब देखिए यहाँ मामला थोड़ा फंस गया। आप प्रियम्बल अच्छे से पढ़े रहेंगे तो ऐसे क्वेश्चन कर पाएंगे, आप डीपीएसपी पढ़े रहेंगे तब आप चीज़ों को कोरिलेट कर पाएंगे। तो आपने देखा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की चर्चा डीपीएसपी में भी की गई है और प्रस्तावना में की गई है। तो दोनों में अर्थात विकल्प जो है ए बी वाला सही रहेगा, इसको ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिए सेकंड क्या कहता है, 38 का सेकंड क्या कहता है कि लोगों के बीच प्रतिष्ठा, सुविधाएं तथा अवसर की असमानता को समाप्त करने का प्रयास करेगा। मतलब सभी लोगों के लिए समान, अभी आपको देखिए ये राज्य के लिए ही निर्देश है कि राज्य लोगों के लिए ऐसा करेगा। तो जो प्रतिष्ठा, सुविधाएं, अवसर की असमानता को समाप्त करने का प्रयास करेगा, मतलब कि हर तबके के लोगों के लिए एक अच्छा वर्ग हो। एक जो है व्हाइट कॉलर जॉब जिसको आप बोलते हैं, मतलब कि जिसको करने में आदमी की प्रतिष्ठा जो है नीचे न जाए, जिसको करने में आदमी को सम्मान महसूस हो। वर्क तो हमारे समाज में बहुत से हैं, लेकिन उसको करने में आपको शर्म महसूस होगी, किस तरीके के काम हम नहीं कर सकते, इससे हमारी प्रतिष्ठा जो है नीचे जा सकती है। तो ऐसी असमानताओं को समाप्त किया जाए। उसके बाद देखिए 39, अगला अनुच्छेद क्या है, अनुच्छेद 39। अनुच्छेद 39 कहता क्या है उसको देखिए। आपने देखा सामाजिक क्रांति का दस्तावेज किसे कहते हैं, तो आप जानते हैं अनुच्छेद 38 को। उसी क्रम में अगला क्वेश्चन 39 अगर पूछे
इस आर्थिक क्रांति का दस्तावेज किस संविधान किस आर्टिकल को कहा जाता है? तो आप बता सकते हैं कि आर्टिकल 39 मतलब अनुच्छेद 39 को आर्थिक क्रांति का दस्तावेज कहा जाता है। किसका? आर्थिक क्रांति का। 39 कहता क्या है कि राज्य स्त्रियों और पुरुषों के लिए जीवन यापन के साधन उपलब्ध कराए। एक लाइन का निर्देश है, बहुत कुछ अंदर से नहीं, आप देखते रहिए कि राज्य स्त्रियों और पुरुषों के लिए जीवन यापन के साधन उपलब्ध कराए। अब देखिए 39 में भी कई खंड, 39 आर्टिकल थोड़ा आपका लंबा है, ये इसको देखते रहिए, यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है और अनुच्छेद ये इंपॉर्टेंट है। 39 का देखिए, 39 आपने देखा 39 का में क्या है? समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता। समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता किसमें कहा गया? 39 क में कहा गया है। आगे देखिए कोष्टक में एक संविधान संशोधन लिखा है कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। संविधान संशोधन आप पढ़ेंगे ही, कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेंड हुए हैं वो आप पढ़ेंगे ही, उसी क्रम में आप देखते रहिए। अगर ये लिखा है तो इसका मतलब आप ये लगा सकते हैं कि मूल संविधान में ये सब चीजें नहीं थी, ये जो है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इसमें जोड़ा गया। तो आपने देखा समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता। 39 ख क्या है उसको देखिए कि भौतिक संसाधनों के स्वामित्व में सार्वजनिक हित शामिल हो। देखिए जो भौतिक संसाधन है आपके, 39 ख क्या कहता है? भौतिक संसाधनों के स्वामित्व में सार्वजनिक हित शामिल हो। देखिए ये किसी व्यक्ति विशेष के बारे में नहीं है, ये राज्य को निर्देश है कि राज्य ऐसा जो है ऐसे कल्याणकारी राज्य की स्थापना करेगा जिसमें सार्वजनिक हित संभव हो, जिसमें सभी लोगों को एक समान अवसर, एक समान कार्य करने के लिए। अभी देखिए आगे और भी चीजें निकल कर आएंगी कि आदमियों के लिए क्या क्या व्यवस्था राज्य को करना चाहिए। तो 39 ख आपने देखा भौतिक संसाधनों के स्वामित्व में सार्वजनिक हित शामिल हो। 39 ग देखिए संपत्ति तथा उत्पादन के साधनों का केंद्रीकरण न हो। संपत्ति तथा उत्पादन के साधनों का देखिए यहाँ एक शब्द दिया है केंद्रीकरण न हो, जिससे सार्वजनिक हित संभव हो, जिससे सार्वजनिक हित संभव हो। ऐसा ही कोई व्यवस्था नहीं जो कि किसी एक, जैसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या है, पूंजीवादी व्यवस्था में आप इन सब चीज़ों का लाभ नहीं ले सकते हैं। ये लोकतांत्रिक गणराज्य देश है, आप जानते हैं, तो वहाँ लोकतांत्रिक गणराज्य देश की देखिए खासियत यही होती है, इन सब चीज़ें जो आप देख रहे हैं वो उसी देश के ही बारे में है। ऐसा अगर नहीं है तो मान चलिए कि वह देश गणतंत्रक या लोकतांत्रिक देश कहलाने के लायक नहीं है, अगर ये चीज़ें संभव उस राज्य में नहीं हो पा रही हैं। तो 39 घ देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, स्त्री तथा पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था। स्त्री और पुरुषों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था, अर्थात जैसे आपने देखा कभी अवसर की असमानता को समाप्त करेगा। मतलब क्या? अगर मान लीजिए कोई महिला टीचर है या कोई पुरुष टीचर है, दो लोग हैं, अगर मान लीजिए महिला पुरुष, मेल अगर फीमेल ये हैं, दो अध्यापक हैं, तो ऐसा नहीं है कि पुरुष के लिए अगर सेम, अगर देखिए उसी पद पर हैं, दोनों एक अध्यापक के पद पर नियुक्त हैं, तो ऐसा नहीं है कि अगर पुरुष को जो है 50,000 वेतन मिलेगा तो महिला को जो है 30,000 मिलेगा, महिला को भी वेतन 50,000 ही मिलेगा। मतलब अगर कार्य दोनों का समान है तो वेतन भी समान होना चाहिए। उसी क्रम में हमारे भारतीय संसद ने एक अधिनियम पारित किया, एक एक्ट, उसको क्या कहते हैं? समान परिश्रमी अधिनियम, समान परिश्रमिक अधिनियम 1976। याद रखिए अगर पूछा समान परिश्रमिक अधिनियम कब पारित हुआ तो आप बता सकते हो 1976। आइए देखते हैं अगला अनुच्छेद क्या है। 39 आप देख लीजिए, 39 में 4 खंड हैं, चारों इंपॉर्टेंट, चारों में जो है क और घ ज़्यादा इंपॉर्टेंट। देखिए अनुच्छेद 40 क्या है। अनुच्छेद 40 देखिए, अनुच्छेद 40 आपके वनडे एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण, कई बार क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा चुके हैं। ग्राम पंचायतों का गठन, देखिए एक ही लाइन में वहाँ दिया रहेगा कि ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान किस आर्टिकल में किया गया है, तो आप बता सकते हैं आर्टिकल 40 मतलब अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 आपको कहाँ मिलेगा? नीति निर्देशक तत्वों में। कहाँ मिलेगा? नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 40 की चर्चा की गई है। अब देखिए अगर पूछा, अब देखिए आपने एक लाइन और देखिए आप, 73वां संविधान संशोधन एवं 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। और आपने देखा कि इसमें पंचायती राज वाले में दो चीज़ जुड़ती है, एक नगर पालिका भी जुड़ती है और ग्राम पंचायत। तो ये भी अगर आप देख रहे हैं कि चीज़ें अगर ब्रैकेट में लिखी, इसका मतलब मूल संविधान का भाग ये भी नहीं। कब जोड़ा गया? 1992 में जोड़ा गया। इसको देखिए पंचायती राज प्रणाली के अंतर्गत हम जो है अच्छे से पढ़ेंगे। जब पंचायती राज प्रणाली आपको पढ़ाई जाएगी तो हाँ इन सब चीज़ों के बारे में और भी जानकारी निकल कर सामने आएगी। देखिए अगर पूछा अगला क्वेश्चन कि गांधी जी के विचारों का दर्शन, गांधी के विचारों का दर्शन, या पूछा कि गांधी जी के सपनों का देश, गांधी जी ने जिस देश की संकल्पना की थी वो सपना हमको किस अनुच्छेद में देखने को मिलता है, या उनके विचार जो हमको किस अनुच्छेद में देखने को मिलते हैं, तो आप बता सकते हैं कि अनुच्छेद 40 में वो सब चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। गांधी जी के सपनों का देश या गांधी जी के विचारों का दर्शन। आइए नेक्स्ट क्या है देखिए, अगला अनुच्छेद देखिए 41। देखिए कुछ दशाओं में
यहाँ दिया गया है, देखिए अनुच्छेद 41 क्या कहता है कि कुछ दशाओं में बीमारी, कुछ दशाओं का मतलब क्या है आप उसको जरा समझ लीजिए कि कुछ दशाओं में काम शिक्षा पाने का अधिकार, कुछ दशाओं में काम शिक्षा पाने का अधिकार, जैसे नरेगा आप जानते हैं, एक जीएस का क्वेश्चन यहाँ से निकल के सामने आया, इसको समाहित करना आवश्यक, इसलिए आप देख लीजिए थोड़ा सा। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें लागू की गई थी, जब आप जो है इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो वहाँ आपके जैसे काम के बदले अनाज या डॉर्फग वगैरह जो भी कार्यक्रम स्थापित किए थे वो इसी का एक क्रम था, या इसी के अंतर्गत ही किया गया। जैसे नरेगा एक था 7 सितंबर 2005 को विधानसभा द्वारा पारित किया, ठीक, जिसे किया क्या गया 2 अक्टूबर 2009। देखिए क्वेश्चन यहाँ से क्या बनेगा कि 2 अक्टूबर 2009 को मनरेगा कर दिया गया। ये पूछेगा नरेगा का नाम किस वर्ष में बदलकर मनरेगा कर दिया गया, तो आप जानते हैं नरेगा का नाम मनरेगा किया गया 2 अक्टूबर 2009 को। फुल फॉर्म आप देखते रहिए कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजना जो है इसी को कहा जाता है। अनुच्छेद 41 यही है और इसमें कुछ है नहीं। तो आइए नेक्स्ट देखिए क्या है, अनुच्छेद 42 देखिए, अनुच्छेद 42 आप देखिए, अनुच्छेद 42 क्या कहता है आप उसको देखिए। राज्य स्त्रियों के लिए प्रसूति सहायता प्रदान करेगा। अब इसमें कुछ ज़्यादा लॉजिक तो देने की बात है नहीं कि राज्य जो है स्त्रियों के लिए प्रसूति सहायता जो भी प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं के लिए होती है वो सहायता कौन प्रदान करेगा, राज्य प्रदान करेगा। निर्देश राज्य के लिए है तो प्रदान कौन करेगा, राज्य ही करेगा। अब देखिए अनुच्छेद 43 क्या है, अनुच्छेद 43 क्या है, जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, जीवन स्तर को ऊंचा उठाना जिससे सामाजिक उन्नति के अवसर प्राप्त हो सकें, जिससे सामाजिक उन्नति के अवसर प्राप्त हो सकें। जैसे देखिए कुटीर उद्योग है, मान लीजिए जो गांव में बसने वाले लोग हैं उनके लिए रोजगार नहीं है तो वो छोटे मोटे काम धंधे करके अपने आप को डेवलप करते हैं। उसी के अंतर्गत कुटीर उद्योग में बहुत सी चीज़ें आती हैं, दिया सलाई मोमबत्ती अगरबत्ती बीड़ी जो भी गांव में लोग बनाते हैं ये सब सारी चीज़ें कुटीर उद्योग के ही अंतर्गत आते हैं। जो हैंडलूम का काम होता है, जो बांस से बनाया जाता है, वो सब बहुत सारी चीज़ें कुटीर उद्योग में शामिल होती हैं। मतलब घर में मसाले बना रहे हैं या जो एक घर के अंदर रहकर अपना रोजगार चलाना कुटीर उद्योग के अंतर्गत आता है। तो जीवन स्तर को ऊंचा उठाना ये किसका काम, राज्य का काम। आइए देखते हैं 43 का क्या है। 43 का कहता क्या है, औद्योगिक संसाधनों के प्रबंधन में कर्मचारियों की भागीदारी सुनिश्चित करना। अब देखिए फिर से कोष्टक आपको मिला तो आप समझ जाइए कि जहाँ जहाँ ब्रैकेट मिल रहा है तो वो मूल संविधान में नहीं था, जोड़ा कब गया 1976। क्या कि औद्योगिक संसाधनों के प्रबंधन में कर्मचारियों की भागीदारी सुनिश्चित करना, मतलब सभी लोगों को साथ करना या सभी लोगों के लिए काम की व्यवस्था करना। नेक्स्ट देखिए अनुच्छेद क्या है 43 का क आपने देखा, 43 का ख देखिए, 43 का ख इंपॉर्टेंट, 43 का ख इंपॉर्टेंट। सहकारी समितियां जो कोऑपरेटिव कमेटीज होती हैं वो सहकारी समितियां देखिए 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011। दो क्वेश्चन निकल के सामने आए, सहकारी समितियों को कब जोड़ा गया संविधान में, तब बता सकते हैं 97 जो है संविधान संशोधन हुआ उसके द्वारा। कहाँ मिलता है तो आप बता सकते हैं किस अनुच्छेद में चर्चा की गई, तो आप बता सकते हैं 43 ख। 43 का आपको वहाँ विकल्प में दिया रहेगा, निश्चिंत रहिए। बस लाइन आप याद रखिए, सहकारी समितियों का वर्णन अगर किया तो आप 43 ख यहाँ पे लगा दीजिए आंसर। अनुच्छेद देखिए 44 क्या है, 44 है भारतीय राज्य क्षेत्र में सभी नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता। भारतीय राज्य में सभी नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता, ये जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड किसके लिए, सभी नागरिकों के लिए। ये आया कब मामला उसको जरा आप जान लीजिए। ये मामला था सरला दुग्गल वर्सेस भारत संघ का। देखिए जो भी मामले या जो भी वाद होंगे उनको यहाँ देखिए पूरा बताना संभव नहीं पाओगे, क्योंकि बताने के लिए आपको लिखना पड़ेगा चीज़ें और वीडियो हो जाएगा लंबा। मैं आप लोगों को चाहता हूँ कि एक ही वीडियो में आपको सारी चीज़ें मिल जाए ताकि मुझे पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 इस तरीके से लॉन्च न करना पड़े। तो वाद आप थोड़ा सा याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट भी नहीं, अगर आप चाहते हैं तो याद रखिए, नहीं कोई बात ही नहीं। सरला दुग्गल वर्सेस भारत संघ का वाद था 1995 का, जिसमें जो है नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता लागू की गई। आइए देखते हैं अनुच्छेद 45 क्या है। अनुच्छेद 45 देखिए, 45 क्या कहता है कि राज्य 14 वर्ष के बालकों के लिए निःशुल्क, देखिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा। कितने वर्ष तक के लिए, 14 वर्ष तक के बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा। कौन करेगा, राज्य करेगा। फिर से आपने देखा ब्रैकेट आया, इसका मतलब क्या हुआ 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 आया, जिसके द्वारा ये चीजें जोड़ी गई। इसका मतलब ये भी मूल संविधान में नहीं। आइए देखते हैं क्या है यहाँ क्या दर्शाया गया है। नीति निषेध तत्वों में देखिए 14 वर्ष तक के बालक के लिए चर्चा की गई, 14 वर्ष तक के बालक के लिए। जबकि अनुच्छेद 21 क
ये भी इंपॉर्टेंट। 21 को कहता क्या है कि राज्य 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए शैक्षिक संरक्षण प्रदान करेगा। किसके लिए? 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के लिए यहाँ शामिल किया गया। अंतर क्या है दोनों में, आप कंपेरिजन करके आप पैरेलल एक दूसरे के देख सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल क्या है आपका। देखिए मैं थोड़ा तेज पढ़ाने की कोशिश करता हूँ ताकि जल्दी से आपका ये वीडियो कंप्लीट हो जाए, ताकि आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत न हो वीडियो देखने में। देखिए अनुच्छेद 46, अगला आर्टिकल क्या है? अनुच्छेद 46 कि राज्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आप जानते हैं अनुसूचित जाति का मतलब जानते हैं आप SC, और अनुसूचित जनजाति का मतलब आप जानते हैं ST। SC ST तथा अन्य दुर्बल वर्गों के लिए शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों में वृद्धि करेगा। शिक्षा किन के लिए देखिए वृद्धि करेगा? शिक्षा के लिए करेगा। अर्थ मतलब का आप जानते हैं धन। संबंधी हितों में वृद्धि करेगा तथा समाज के शोषण तथा अन्याय से उनकी रक्षा करेगा। कैसे? समाज के शोषण तथा अन्याय से उनकी रक्षा करेगा। कौन करेगा? राज्य करेगा, क्योंकि आप जानते हैं ये सब निर्देश राज्य के लिए है, तो कौन करेगा? राज्य करेगा। कि SC ST के लिए और अन्य दुर्बल वर्गों के हितों की रक्षा करना, शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों में वृद्धि करना और शोषण के विरुद्ध उनकी रक्षा करना या शोषण से उनका संरक्षण प्रदान करना। अनुच्छेद 47 देखिए क्या है? 47 क्या है? जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, जीवन स्तर को ऊंचा उठाना तथा मादक पेय पदार्थों पर प्रतिबंध। देखिए यहीं पर एक चीज आएगी जो है कि राज्य जो है मादक पेय पदार्थों पर प्रतिबंध किस अनुच्छेद के तहत लगाता है? तो अनुच्छेद 47। या ये पूछे अनुच्छेद 47 में क्या है, तो आप बता सकते हैं मादक पेय पदार्थों पर प्रतिबंध। लेकिन कहाँ प्रतिबंध? देखिए एक लाइन और इसमें जोड़ा गया है, औषधियों में प्रयुक्त मादक पेय पदार्थों को छोड़कर। आप जानते हैं कि कुछ ड्रग्स या जो दवाई हमारे मार्केट में आती है, उसमें कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो कि आदमियों के हित के लिए उसमें जो है नशीले पदार्थ मिलाए जाते हैं। तो आप कह सकते हैं कि जब राज्य खुद ही नशीला पदार्थ बेच रहा है तो ऐसी चीज़ों पर प्रतिबंध क्यों लगाएगा? इसीलिए ये लाइन आप लोगों के लिए ही लिखवाएगी, औषधि में प्रयुक्त मादक पदार्थों को छोड़कर मादक पेय पदार्थों पर प्रतिबंध लगाएगा राज्य। अन्य देखिए क्या है? अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 48 भी बहुत लंबा नहीं, ये सब ऑनलाइन कॉन्सेप्ट वाली चीज़ें हैं, आप इनको देखते रहिए। अनुच्छेद 48 जहाँ आएगा आप याद रखिए, कृषि एवं पशुपालन संगठन। क्या है? कृषि एवं पशुपालन संगठन। इसके अंतर्गत जो गांव या शहर, चाहे जिस क्षेत्र में, नगर या जो भी दुधारू नस्ल के गाय होते हैं, गाय भैंस जो भी होती हैं, उनको संरक्षण प्रदान करना, उनकी रक्षा करना, ठीक, या उन सब के बारे में एक साथ लेकर सब लोगों को चलना, कृषि के साथ साथ कृषि एवं पशुपालन का संगठन। अनुच्छेद 48 को देखिए क्या है? 48 को क्या कहता है? 48 आपने देखा कृषि एवं पशुपालन संगठन। 48 को देखिए क्या है कि राज्य पर्यावरण की रक्षा करने के साथ वन्य जीवों की भी रक्षा करेगा। राज्य करेगा क्या? पहली चीज आपके इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करेगा, उसके साथ साथ वन्य जीव, नदी झील जो भी है आपके जीवों की रक्षा करेगा। और फिर देखिए आपका ब्रैकेट, तो आप समझ जाइए कि हमारे संविधान 1976 के द्वारा जोड़ा गया आपका। नेक्स्ट देखिए अगला आर्टिकल क्या है? 48 को आपने देखा, अब देखते हैं हम लोग 49 क्या है? अनुच्छेद 49 देखिए। 49 क्या है कि राज्य राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, देखिए जो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक होंगे, स्थल होंगे और वस्तुओं की रक्षा करेगा। किसकी रक्षा करेगा? राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थलों एवं वस्तुओं की रक्षा करेगा। कौन करेगा? राज्य करेगा। अब ज़्यादा डिटेल में न जाते हुए बस एक लाइन में चीज़ याद रखिए, अगर राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, स्थल, वस्तु, अगर इस सब जैसी चीज़ें आपको दिखती हैं तो आप समझ जाइए अनुच्छेद 49 की चर्चा वो कर रहा है। अनुच्छेद 50 देखिए, उसी क्रम में क्या है? कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण। कार्यपालिका का देखिए जो जुडिशरी है उसका जो है एग्जीक्यूटिव से अलग होना। आप जानते हैं कि भारत में एक स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना की गई है। उसी संदर्भ में अनुच्छेद 50 कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण, मतलब कार्यपालिका न्यायपालिका के ऊपर दबाव नहीं बना सकती, न्यायपालिका स्वतंत्र है। 51 देखिए क्या है? अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा और विदेशी नीति के बारे में। जो अंतर्राष्ट्रीय समझौते होते हैं, शांति सुरक्षा जो भी होती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उसके बारे में आपको प्रावधान या चीज़ें कहाँ देखने को मिलेंगी? अनुच्छेद 51 में देखने को मिलेंगी। अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा और विदेशी नीति, जो फॉरेन पॉलिसी होती है किसी भी राष्ट्र के लिए, उसी को विदेश नीति कहा जाता है। तो भारत के लिए जो चीज़ आपको देखने में अनुच्छेद 51 में कहा गया है, अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा और विदेश नीति के बारे में प्रावधान करता है। कौन? अनुच्छेद 51। आइए देखते हैं अगला क्या है। देखिए अनुच्छेद 51 में ही एक खंड और जोड़ा गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आपका।
देखिए अनुच्छेद 51 क्या था, अनुच्छेद 51 तक तो मूलतः 36 से 51 जो है आपके संविधान में शामिल। उसके अलावा देखिए अनुच्छेद 51 को जोड़कर कुछ मौलिक कर्तव्यों के बारे में प्रावधान किया गया कि जो मूलभूत या मौलिक कर्तव्य, जो मूल कर्तव्य है नागरिकों के लिए, वो क्या होने चाहिए। देखिए अनुच्छेद 51 को है क्या, देखिए मूल कर्तव्य है। मूल कर्तव्य मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है ये आपके हैं, ये फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, मूल कर्तव्य हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज। अब देखिए क्वेश्चन पूछेगा कि फंडामेंटल ड्यूटी, ये मूल कर्तव्य को किस देश से लिया गया। पहला क्वेश्चन कि मूल कर्तव्य को किस देश से लिया गया, तो आप बता सकते हैं पूर्व सोवियत संघ। पूर्व सोवियत संघ जो कि यही आप जानते हैं रूस है। 1992 में इसका विघटन हुआ, जब जानते हैं कि रूस टूटकर अलग हुआ, पूर्व सोवियत संघ टूटकर अलग हुआ जिसमें कई देश शामिल थे। तो पहले इसका नाम क्या था, पूर्व सोवियत संघ। आप रूस भी अगर ऑप्शन में दिया रहे, दो ऑप्शन, या रूस मिलेगा या पूर्व सोवियत संघ मिलेगा, दोनों एक साथ नहीं मिल सकते। तो आप जानिए कि मूल कर्तव्य कहाँ से शामिल, तो आप बता सकते हैं रूस से शामिल। उसके बाद देखिए कि मूल कर्तव्य भारतीय संविधान के अनुच्छेद में शामिल, तो आप बता सकते हैं 51 क के अंतर्गत शामिल। तो आइए देखते हैं क्या क्या शामिल है उसमें। देखिए पहली लाइन कि हम मूल संविधान का भाग नहीं, चलिए सही है, क्योंकि ये 51 को बाद में जोड़ा गया, इसलिए मूल संविधान का भाग नहीं। जोड़ा कब गया, आइए उसकी चर्चा नीचे करते हैं। पहला टॉपिक देखिए क्या है, मूल अधिकार सरदार स्वर्ण सिंह समिति। कौन सी कमेटी गठित हुई, स्वर्ण सिंह समिति गठित हुई कब, 1975 में, 1975 में। एक एक क्वेश्चन देखिए यहाँ से किस तरीके से बनते चले जाते हैं कि किस समिति की सिफारिश पर मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया, तो आप बता सकते हैं सरदार स्वर्ण सिंह समिति 1975। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया। ठीक, और देखिए इस समिति ने क्या काम किया। प्रारंभ में समिति ने कुल 8 मूल कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश की। अगर देखिए प्रश्न कथन या कोट टाइप बनेगा, अगर उसने पूछा कि समिति ने कितने मूल कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश की प्रारंभ में, तो आप बता सकते हैं 8 को। कितने को, 8 को शामिल करने की सिफारिश की। किसमें, भाग 4 क में, भाग 4 क में। देखिए अनुच्छेद 51 को भाग 4 के क में अनुच्छेद 51 को जोड़कर 10 मौलिक कर्तव्य बनाए गए। मूल संविधान का भाग नहीं, मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया। 51 क में चर्चा, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश 1975 के द्वारा 1976 में शामिल। कितने कर्तव्य शामिल करने की सिफारिश, 8 की उन्होंने सिफारिश की, किए कितने गए, 10। अब पूछेगा कि वर्तमान में संविधान मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी, तो आप बता सकते हैं 11 मूल कर्तव्य दिए गए हैं। आप पूछेंगे जब 10 मूल कर्तव्य यहाँ, तो 11वां मूल कर्तव्य क्या, तो हम उसको अभी नीचे देखेंगे वो 11वां मूल कर्तव्य कौन सा है। देखिए 11वां मूल कर्तव्य 51 क में तो मूलतः क्या, 51 क का जो सेक्शन ट है, ट 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया। अगर पूछा जाए 11वां मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया, तो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया। आइए देखते हैं आगे क्या है। अब देखिए जो आपके मूल कर्तव्य दिए गए हैं, इसको बताना थोड़ा जरूरी, क्योंकि यहाँ से 2-3 क्वेश्चन कई एग्जामों में निकलकर सामने आए हैं सिविल वाले, उसको आप देख लीजिए। पढ़ना है केवल और कुछ करना नहीं, आप उसको दिमाग में बैठा रहिएगा। पहला देखिए क्या है कि देखिए जो मूल या मौलिक कर्तव्य हैं आपको जो 11 दिए गए हैं, वो 11 है क्या, आप उसको देखिए कि संविधान का पालन करें। पहला देखिए क्या है, मैं पढ़ते जाता हूँ, आप लोग एक एक लाइन सुनते जाइएगा कि संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। ये आपका पहला मूल कर्तव्य है। दूसरा क्या है, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को, किसको, उच्च आदर्शों के हृदय में संयोजित रखें। जो राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले कारक थे, उनको आप हृदय में संयोजित रखें, उनका सम्मान करें। तीसरा क्या है, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। देखिए ये क्वेश्चन, यही क्वेश्चन बना था आपके आईएएस में, सिविल में आपके यही क्वेश्चन बना था, क्योंकि एकता, देखिए ये शब्द आपको कुछ, अगर आप लोग प्रस्तावना पढ़े होंगे या देखे होंगे या सुने होंगे, तो आपको संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें, वहाँ पे भी ये सब चीज़ें मिलती हैं। अब पूछ लिया कि ये जो लाइन लिखा, अब पूछा कि ये लाइन कहाँ की है, नीति निर्देशक तत्वों की है, मौलिक कर्तव्यों की है या प्रस्तावना की है। तो आप ध्यान रखिए लास्ट में रुक जाए, उसे अक्षुण्ण बनाए रखें, तो कहाँ मिलेगा आपको, मूल कर्तव्य का पार्ट है ये। चौथा देखिए क्या है, देश की रक्षा करें, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें।
जो अगर देश को आपकी जरूरत है तो आप अपने सशरीर उसके साथ खड़े रहिए। पांचवा क्या है, भारत के सभी लोगों में समरसता और भातृत्व की भावना का विकास करें, ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं, ऐसी प्रथाओं का त्याग जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं। छठवां देखिए क्या है, हमारी सामाजिक संस्कृति गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उनका परिरक्षण करें। आगे देखिए 6 हो गया। सातवां देखिए क्या है, सातवां देखिए क्या है मौलिक कर्तव्य आपका, कि प्राकृतिक संसाधन, देखिए प्राकृतिक पर्यावरण जो है जिसके अंतर्गत क्या वन आता है, झील आती है, नदी और वन्य जीव आते हैं, उनकी रक्षा करें और उनका जो है संवर्धन करें, उनकी रक्षा करें, उनके विकास में सहयोगी बने और जो है प्राणी है प्राणियों के प्रति आप दया भाव बनाए रखें, प्राणियों के प्रति दया रखें। आठवां क्या है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। ये भी देखिए आपके सिविल में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट। नौवां देखिए, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। 10वां देखिए क्या है, व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करें। देखिए अर्थ आपको पता हो न पता हो तब भी कोई दिक्कत है, लाइन आप देखते रहिए, क्योंकि अगर क्वेश्चन आएगा तो यही लाइन लिखी रहेगी, पूछेगा कि यह संविधान के किस भाग में आपको देखने को मिलता है। तो इससे मिलता जुलता प्रस्तावना है, क्योंकि प्रस्तावना मतलब होता क्या है, अगर जो आप कोई भी किसी टॉपिक पर आप निबंध लिखने जाते हैं तो आप उसकी प्रस्तावना एक रूपरेखा तैयार करते हैं। रूपरेखा क्या है, एक आईने की तरह काम करता है, जितने भी मैटर आप लिखेंगे उससे रिलेटेड उसकी झलक आपको प्रस्तावना में देखने को मिलती है। तो इसीलिए कह रहे ये सब सारी चीज़ें वहाँ भी आपको देखने को मिलेंगी, वहाँ से भी चीज़ें निकल कर आएंगी। 10वां आपने देखा। 11वां देखिए जिसकी चर्चा हम लोगों ने यहाँ 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया, वो देखिए क्या है, 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के माता पिता या प्रतिपालक के संरक्षण, जो भी उनका लालन पोषण करता हो, संरक्षक जिन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करे। कितने, 6 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करे। कौन करे, या तो बच्चों के माता पिता करें या उनके संरक्षक या प्रतिपालक उनके, ठीक। ये 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया। अब देखिए इसी क्रम में ये 11 मूल कर्तव्य आपके, इनको आप वीडियो पॉज करके या धीरे स्लो में करके आप देख सकते हैं। आइए देखिए नेक्स्ट क्या है। देखिए एक ये भी बताना जरूरी, देखिए वीडियो थोड़ा लंबा रहा है दोस्तों, मैं इसलिए इसको यहाँ बता दे रहा हूँ कंपेरिजन करके, ताकि नीति निदेशक तत्व आज कंप्लीट हो जाए आपका, आपको एक और वीडियो की जरूरत नीति निदेशक तत्व के लिए न पड़े। तो आइए देखिए नीति निदेशक तत्व है क्या। देखिए नीति निदेशक तत्व आपने पूरा देखा भी, 36 से 51 को उसी में मौलिक कर्तव्य शामिल, उसको आपने देखा। अब देखिए जो मूल अधिकार हैं, ये मूल अधिकार आपको दिए कहाँ गए हैं, यह अनुच्छेद 12 से 35 में दिए गए हैं। 12 से 35 बहुत ही जल्द मैं इसको पढ़ाने वाला हूँ, आप लोग टेंशन मत लीजिए कि अनुच्छेद 12 से 35 में है क्या। चलिए मूल अधिकार आप तो जानते हैं, मूल अधिकार जो 6 प्रकार के वहाँ मूल अधिकार दिए जाएंगे, वो 6 आपको वहाँ मैं पढ़ाऊंगा। तो थोड़ा सा अंतर है दोनों में, उसको जरा देख लीजिएगा, बाकी मैं फिर से इस चीज़ को वहाँ पे डिस्क्राइब कर दूंगा। पहला देखिए अंतर क्या है कि मूल अधिकार जो है व्यक्ति के लिए, जो फंडामेंटल राइट दिए जाएंगे ये किसी ये व्यक्ति के लिए होते हैं, लेकिन डीपीएसपी जो है, जो आपका डीपीएसपी है ये राज्य के लिए है। किसके लिए है ये राज्य के लिए होता है। देखिए मूल अधिकार व्यक्ति के लिए होते हैं, जबकि नीति निदेशक तत्व किसके लिए, राज्य के लिए। आप ये जानते रहिए, ये व्यक्ति के लिए और राज्य के लिए। सेकंड अंतर देखिए क्या है, मूल अधिकार न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय, ये बहुत इंपॉर्टेंट, यही पूछेगा अगर आया तो ये इसको याद रखिए कि मूल अधिकार न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है। मूल अधिकारों को न्यायालय में बदला जा सकता है या मूल अधिकार उसको प्रवर्तन कर सकता है, जबकि नीति निदेशक तो न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय मतलब ये राज्य की इच्छा के ऊपर निर्भर है कि राज्य इसको लागू करे या ना करे, इसके द्वारा न्यायालय इसको फोर्स नहीं कर सकता। थर्ड देखिए क्या है, मूल अधिकारों की प्रकृति नकारात्मक है। देखिए मैंने बताया कि मूल अधिकार किसके लिए, मूल अधिकार किसके लिए, व्यक्ति के लिए। मूल अधिकार किसके लिए होते हैं, व्यक्ति के लिए। व्यक्ति अपने मूल अधिकारों का प्रयोग करेगा किसके लिए, राज्य के लिए। राज्य से ही तो अपने मूल अधिकारों के बारे में बातचीत करेगा या अपने हक को मांगेगा, तो इसलिए व्यक्ति जो है करेगा, तो व्यक्ति को वो चाहिए ही चाहिए, इसीलिए इसकी प्रकृति जो है नकारात्मक है। और जबकि नीति निदेशक तत्व तो क्या है, सकारात्मक प्रकृति है। ये जो है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते हैं, अभी आपने देखा। चौथा अंतर देखिए, मूल अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना, ये भी इंपॉर्टेंट। सेक्शन पॉइंट नंबर 4 देखिए कि मूल अधिकारों का वास्तविक काम क्या है, कि राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना, जबकि नीति निदेशक तत्व सामाजिक, आर्थिक एवं कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते हैं। आपने 38 में अनुच्छेद 38 में आपने देखा था। पांचवा देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, यहां से भी कई क्वेश्चन कई बार बन के आए हैं एग्जामों में।
देखिए पांचवा कहता क्या है उसको देखिए, जब आपातकाल लगेगा। आपातकाल आप जानते हैं 3 तरीके से आपातकाल, जब राष्ट्रपति शासन, देखिए राष्ट्रपति वाले वीडियो में कुछ चीज़ छूट गया था, जैसे राष्ट्रपति के विशेषाधिकार एवं शक्तियाँ जो है मैं नहीं बता पाया आप लोगों को, उसके लिए हम एक वीडियो अलग से बनाएंगे आप लोगों का, आप टेंशन मत लीजिए उसके लिए। तो देखिए अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360, ये तीनों जो है राष्ट्रपति लगाता है। यही आपके जो है आपातकाल क्यों लगता है, यही 3 आधार पे 3 अनुच्छेद हैं जिसमें आपातकाल की चर्चा आपकी की जाती है। तो ध्यान दीजिए कहा क्या गया है कि आपातकाल की, देखिए जब आपातकाल लगेगा तो मूल अधिकार जो है, मूल अधिकार निलंबित हो जाते हैं, लेकिन नीति निषेध तत्व तो निलंबित नहीं होते। मतलब क्या है ये देखिए, आपातकाल की दशा में मूल अधिकार निलंबित हो जाते हैं। अगर क्वेश्चन बनाने वाला बनाएगा कि क्या आपातकाल की दशा में मूल अधिकार निलंबित होते हैं, तो आप बता सकते हैं मूल अधिकार निलंबित हो जाते हैं। देखिए जब अनुच्छेद 358 लगेगा, अगर जब राष्ट्रपति 352 अगर के अनुसार राष्ट्रपति शासन की घोषणा करता है, तो अनुच्छेद 358 क्या कहता है, इसके अंतर्गत जो अनुच्छेद 19 आप पढ़ेंगे, 12 से 35 में मूल अधिकार दिए गए हैं, इसका मतलब क्या है अनुच्छेद 19 भी मूल अधिकार का ही हिस्सा। अनुच्छेद 19 में दिए गए मूल अधिकार स्वतः निलंबित हो जाएंगे, इसको निलंबन करने की जरूरत नहीं, स्वतः निलंबित हो जाएंगे। उसके बाद देखिए ये अनुच्छेद 358 की बात है। अगर 359 लगेगा, दोनों आप तुलनात्मक ढंग से पढ़ लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और आपको आपके लिए परेशानी खड़ा कर सकते हैं ये लोग। 358 आपने देखा, 368 देखिए कि भाग 3 में प्रदत्त, भाग 3 में जो प्रदान किए गए सभी मूल अधिकार निलंबित। भाग 3 में जितने भी मूल अधिकार हैं, अगर 358 लगा तो 19 निलंबित, 19 स्वतः निलंबित हो जाएगा आपने देखा। अगर 359 लगा, अगर अनुच्छेद 359 लगा है राज्यों में, तो आप समझ जाइए कि भाग 3 में जितने भी मूल अधिकार दिए गए हैं आपके 12 से 35 तक, वो सब निलंबित हो जाएंगे, केवल 2 को छोड़कर। वो 2 कौन है आप देखिए, भाग 3 में प्रदान सभी मूल अधिकार निलंबित, अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा इसको, 20 और 21 को छोड़कर सभी मूल अधिकार निलंबित। जबकि नीति निषेध तत्व आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं होते। लगातार एक ही लाइन लिख रहा है कि नीति निषेध तत्व आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं होते, इसको आप लगातार देखते रहिए। इसी संदर्भ में देखिए हुआ क्या, अब मैटर मामला ये फंसा कि प्रबल कौन, ज्यादा पावरफुल कौन, नीति निषेध तत्व पावरफुल या फिर मूल अधिकार। तो इसी संदर्भ में देखिए कई बात आते गए। एक दोरई राजन का मामला था भारत संघ के विरुद्ध, जो 1951 में आया, 1951 में, इसमें भी मूल अधिकारों को वरीयता दी गई दोरई राजन के बाद में। उसके बाद देखिए क्या हुआ, जो आए तो कई मामले, लेकिन फाइनल डिसीजन क्या हुआ कोर्ट का, आप उसको देखिए। एक ही आर्टिकल में आपको ये चीजें मैं समाहित करके लाया हूं आपके लिए। कि अगर जब पूछा गया कि मूल अधिकार और नीति निषेध तत्वों में आखिर प्रबल कौन, किसकी दावेदारी ज्यादा, तो आप बता देखिए। एक मामला था मिनर्वा मिल्स वर्सेस भारत संघ का, किसका, मिनर्वा मिल्स वर्सेस भारत संघ का मामला था, 1980 में आया। कहा क्या गया, इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 31 ग, किसको, अनुच्छेद 31 ग 4, आर्टिकल याद रखिएगा 31 ग, जो कि अब नहीं है भाग संविधान का, को समाप्त करते हुए कहा कि केवल 39 ख, किसको, केवल 39 ख तथा 39 ग को ही मौलिक अधिकारों पर प्राथमिकता प्राप्त हो सकती है, सभी को नहीं। किसको, केवल दो नीति निषेध तत्व ऐसे हैं, 2 मौलिक अधिकार, ये 2 नीति निषेध तत्व आपके 39 ख और 39 ग को मौलिक अधिकारों पर प्राथमिकता दी जा सकती है, अन्य को नहीं। सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार व नीति निषेध तत्वों के बीच उत्पन्न विरोधाभास, देखिए मैंने बताया जो टकराव की स्थिति थी कोलिजन की, उसके लिए जो विरोधाभास की स्थिति पर टिप्पणी करते हुए कहा कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगर देखिए, अगर पूछा कि नीति निदेशक तत्व और मूल अधिकार एक दूसरे के पूरक हैं, कहा गया, तो आप जानते रहिए कि मिनर्वा मिल्स वर्सेस भारत संघ का बात था 1980 का, जिसमें कहा गया दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अतः मौलिक अधिकार व नीति निषेध तत्व में सामंजस्य भारतीय संविधान का मूल ढांचा है। देखिए एक शब्द आया है मूल ढांचा। देखिए जब मैं पॉलिटी आपको पढ़ाऊंगा तो इन सब चीज़ों की चर्चा मैं वहाँ करूँगा। आखिर ये मूल ढांचा, देखिए आखिर ये मूल ढांचा है क्या। ये आप जानते हैं एक केशवानंद भारती का केस आया, केशवानंद का केस आया था, केशवानंद भारती का 1973 में, जहाँ संविधान में मूलभूत ढांचे की अवधारणा को प्रस्तुत किया या पेश किया। यह बताया कि मूलभूत ढांचे की परिभाषा स्पष्ट की कि मूलभूत ढांचे में आखिर संविधान में क्या क्या शामिल हो सकता है। तो उसी अंतर्गत कहा गया कि सामंजस्य भारतीय संविधान का एक मूलभूत ढांचा है। मूलभूत ढांचा क्या है वहाँ मैं आपको बताऊंगा जब वो बात केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाला आप पढ़ेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, आज आपकी वीडियो इतना ही है। आप लोगों के लिए एक सूचना है, देखिए जो वीडियो ये खंडशः आ रहे हैं, मतलब
एक क्रम से नहीं देखने को आपको मिल रहे हैं, तो इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। और मैं प्रयास करूँगा कि 1 अप्रैल से आपके लिए मैं क्रम से ही वीडियो लाता चला चलूँ। तो उसी क्रम में सबसे पहले हम लोग जो पढ़ेंगे वो संवैधानिक विकास से संविधान पढ़ेंगे। जो आपका संवैधानिक विकास होगा, यहाँ से मैं पॉलिटी शुरू करूँगा। संवैधानिक विकास, विदेशी स्रोत, संविधान सभा, विशेषताएं, तब उसके बाद आर्टिकल, अनुसूची जो भी आएगा उसका हम एक क्रम में सीक्वेंस से कवर करते चले जाएंगे ताकि आप लोगों को ज़्यादा परेशानी न हो। तो मित्रों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक, शेयर, कमेंट जो भी हो आप करते रहें। चैनल को हमारे अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। एजुकेशन परिवार आपके साथ हमेशा तत्पर खड़ा रहेगा। थैंक यू दोस्तों।